जय जिनेन्द्र। मैं अनुश्रुति जैन जैन टॉक्स के 208वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये टॉक शो बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमित जैन आकाश जी मौजूद हैं। तो आज हमारे टॉक का विषय है श्री शादवाद महाविद्यालय का जैन संस्कृति के विकास में योगदान। श्री शादवाद महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के बनारस में भदेनी घाट के पास स्थित है। इस विद्यालय की मुख्य बात यह है कि यह विद्यालय की स्थापना मात्र 1 रुपए के दान से क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा हुई थी। इस प्रसंग के बारे में उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक मेरी आत्मकथा में इसका बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और इस विद्यालय की प्राचीनता की बात करें तो यह विद्यालय काशी तथा हार्वर्ड हिंदू विश्वविद्यालय से भी पुराना है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भी इसी विद्यालय में अध्ययन किया था। आजादी से जुड़े कई यादगार किस्से इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जानकारियां आज हमें इस टॉक्स में अमित जी आकाश जी के माध्यम से प्राप्त होंगी। तो इनको मंच पर बुलाने से पहले मैं इनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहूंगी। जैसा कि आज हमारे बीच एक ऐसे विद्वान, समर्पित, शिक्षाविद और जैन धर्म के प्रति अपार निष्ठा रखने वाले महानुभाव उपस्थित हैं, जिनका जीवन जैन धर्म की सेवा और उसके प्रचार प्रसार को समर्पित है। मैं डॉक्टर अमित कुमार जैन आकाश जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के छोटे से गांव सलावा में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा आपने अपने जन्म स्थान से ही प्राप्त की। इसके पश्चात आपने श्री शादवाद महाविद्यालय बनारस से ही बीए तथा एमए की उपाधि भी प्राप्त की। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत एवं प्राकृत जैन वाग्मय में कर्मपात पर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। आप प्राकृत जैनागम, सर्व दर्शन और जैन दर्शन 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। अनेक वर्षों तक आपने बिहार, बंगाल, झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सराग जैनों के बीच रहकर उन्हें पुनः जैन धर्म से जोड़ने का कार्य किया है। सन 2014 से आप श्री शादवाद महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। महाविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए आपने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे यह महाविद्यालय इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहकर पुनः जीवंत हो गया। पिछले 2 वर्षों से आप इस महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर भी आसीन हैं। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद के संयुक्त मंत्री के पद पर भी अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहे हैं। आपकी विद्वत्ता, निष्ठा, सेवा हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आइए हम सब मिलकर आपका हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करते हैं। तो आज सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच डॉक्टर अमित कुमार जैन जी के माध्यम से हमें शादवाद महाविद्यालय की समृद्धि, विरासत और जैन संस्कृति के विकास में उसके योगदान के बारे में सुनने का एक बहुत ही अद्भुत अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि प्लीज आइए और हमें अपने मार्मिक उद्बोधन प्रदान कीजिए। जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं इसको आयोजन करने वाली पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और रमेश जी, आदरणीय रमेश जी और उनकी टीम जो इस अच्छे कार्य को कर रही है, और मैंने इसके काफी वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अच्छा। और रमेश जी से तो मैं आपसे कोविड से पहले 5-6 साल पहले मिला था। उनकी जो अंदर की भावना थी जैन संस्कृति के प्रति, वो बहुत ही अच्छी भावना थी, और उनकी पूरी टीम ये काम कर रही है। और जहां तक बात है शादवाद महाविद्यालय की, शादवाद महाविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है, अगर जैन संस्कृति को 19वीं और 20वीं शताब्दी में शिखर पर पहुंचाने वाला अगर कोई विद्यालय है तो शादवाद महाविद्यालय। सबसे पहले हम जहां पे ये स्थित है उस स्थान की बात कर लें। शादवाद महाविद्यालय जो है वो सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि
जहाँ पर भदैनी, वाराणसी में भदैनी घाट के पास में जैन घाट है। जैन घाट पर सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक। उसी स्थान पर सियादवाद महाविद्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना की घटना भी बहुत रोचक है। हुआ क्या कि लगभग 1905 की घटना है। गणेश प्रसाद वर्णी जी थे, वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, वो बनारस आए। बनारस में उन्होंने देखा कि यहाँ बनारस में गली गली में संस्कृत पढ़ाई जाती है, गली गली में न्याय पढ़ाया जाता है, गली गली में दर्शन पढ़ाया जाता है। तो वर्णी जी के मन में भी आया कि क्यों ना, यहाँ तो पढ़ाई के अच्छे साधन है, मैं यहाँ पे पढ़ूं। वे गए, एक दो गुरुकुलों में गए, गली गली में गुरुकुल थी, पाठशालाएं थी, गुरुकुलों में गए। तो पूछते थे कि आप कौन है, कि मैं जैन हूँ, जैन धर्म का पालन करने वाला हूँ, जिनेन्द्र धर्म को मानने, जिनेन्द्र भगवान को मानने वाला हूँ। तो वो ये कहते थे उस समय की, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको सबने, जहां भी वो गए, उनको सबने पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मना कर दिया। फिर एक दिन बहुत परेशान थे, बैठे रहते थे, मंदिर में बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, रात को नींद नहीं आती थी। फिर किसी ने बताया कि एक पंडित जी हैं, उनके पास आप जाइए। वो उन पंडित जी के पास गए, तो उन्होंने पूछा, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये जैन हैं, जैन होने के नाम से उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नास्तिकों को नहीं पढ़ाएंगे, और उनको वहां से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। वर्णी जी अपनी मेरी जीवन गाथा में लिखते हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं सुबह घूमना शुरू किया काशी में। तो मुझे सबसे पहले एक विद्यालय मिला, यशो विजय विद्यालय। यशो विजय सूरी जी यहाँ पर आए थे, जैसे कि इतिहास में मिलता है, लगभग 300 साल पहले, जैसे जितनी मुझे जानकारी है। वो बनारस आए थे, और बनारस में उनके नाम से ही एक विद्यालय चलता था। तो उस विद्यालय में गए। वो लिखते हैं कि मैं वहां पर विद्यालय में जैसे अंदर गया, तो कुछ साधु भी थे वहां पे, लगभग 15-20 साधु भी अध्ययन कर रहे थे, 10-15 छात्र थे। तो वहां पर उन्होंने जाके, कोई धर्म विजय सूरी जी थे, आज आचार्य धर्म विजय सूरी जी वहां पे थे, उनसे उनकी चर्चा हुई कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मुझे पढ़ना है। धर्म विजय जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ सकते हो, कि मैं जैन हूँ, कि कोई दिक्कत नहीं, ये तो जैनों का ही विद्यालय है। आप यहाँ पे एक काम करता हूँ, हमारे यहाँ तो कोई अध्यापक नहीं है न्याय के, आपको किसी अध्यापक से मिलाता हूँ। फिर वो किसी अध्यापक के पास गए, उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने वाला हूँ, जिनेन्द्र भगवान को मानने वाला हूँ, जैन हूँ, यदि आप मुझे पढ़ा सकते हैं तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब मैं, हम विचार करेंगे और बताएंगे। फिर यहाँ पर उनसे कुछ पढ़ शुरू की, हल्का सा शुरू किया उन्होंने पढ़ना। तो फिर उनके मन में आया, किसी ने उनको सजेशन दिया कि क्यों ना तुम एक यहाँ पर जैन पाठशाला खोल लो, जहाँ पे जैन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं कहाँ से खोलूं। एक दिन मंदिर में बैठे थे, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठे थे, पार्श्वनाथ भगवान के सामने, और विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तभी एक कोई कामा के पास के, मथुरा के पास कामा पड़ता है, वहां के एक झिम्मन लाल जी नाम के एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा क्यों ब्रह्मचारी जी ऐसे कैसे बैठे हो, क्या परेशानी है आपको। कि ऐसे ऐसे मैं एक पाठशाला खोलना चाहता हूँ, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी पाठशाला हो जिसमें जैन समाज के बच्चों को हम पढ़ाएं, जैन धर्म के संस्कार हों, जैन न्याय पढ़ाया जाए, जैन दर्शन पढ़ाया जाए, संस्कृत भी पढ़ाया जाए, प्राकृत भी वहां पे पढ़ाई जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पाठशाला खोलो अपनी, कोई दिक्कत नहीं। अब पाठशाला के लिए पैसे चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो मेरे पास तो 1 रुपया है, अगर आप 1 रुपये से कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। तो वर्णी जी ने कहा ठीक है, 1 रुपया दे दो। वर्णी जी ने 1 रुपया लिया, तुरंत पोस्ट ऑफिस गए, पास में पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस गए। पोस्ट ऑफिस में जाके, उस समय 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आते थे। वर्णी जी ने वो 64 पोस्ट कार्ड खरीदे, रात को बैठे कि ऐसे लिखना शुरू किया, छत पर बैठे लिखना शुरू किया, ऐसे ऐसे मैं काशी में हूँ, यहाँ पर संस्कृत पढ़ना चाहता था, न्याय पढ़ना चाहता था, जैन दर्शन पढ़ना चाहता था, लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं था, सबने मुझे मना कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि एक विद्यालय खुले। ऐसे 64 पोस्ट कार्ड लिखे और पूरे देश के जैनों को भेजे। और जैनों को भेजने के बाद फिर उनका जवाब आना शुरू हुआ। सबसे पहले जवाब आया, एक बाबू देव कुमार जी थे, आरा में, आरा का एक बहुत समृद्ध परिवार था, बाबू देव कुमार जी का, जिन्होंने बनारस में, ये बनारस में 2 तीर्थंकर, चंद्रप्रभु भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि के मंदिर बनवाए हैं। और भी थे, ये कौशाम्बी में मंदिर बनवाए हैं, क्या काफी उन्होंने, उनके परिवार ने मंदिर बनवाए हैं, जन्मभूमि, कल्याणक भूमियों के मंदिर बनवाए हैं। उनका पत्र आया कि हमारी ऐसे ऐसे एक जो बहुत अच्छी धर्मशाला है, उस मंदिर की धर्मशाला में आप पाठशाला खोल सकते हैं।
फिर सेठ माणिक चंद जी झवेरी मुंबई का पत्र आया कि मैं इसके लिए आऊंगा। भागीरथ वर्णी जी थे उस टाइम पे, पंडित पन्ना लाल जी पापड़ीवाल थे, और भी काफी लोगों के पत्र आए। तो प्लानिंग बनी कि विद्यालय की स्थापना करनी है। विद्यालय की स्थापना कब करें, तो जेठ शुक्ल पंचमी के दिन, वीर निर्वाण संवत 2431, अगर आधुनिक हिसाब से देखा जाए तो 12 जून सन 1905 में श्रुत पंचमी के दिन, क्योंकि श्रुत पंचमी जो पर्व है, जो जैन परंपरा में लेखन परंपरा जहां से प्रारंभ हुई, सर्वप्रथम सठखंडागम ग्रंथ का लेखन जो पूर्ण हुआ था वो श्रुत पंचमी के दिन हुआ था, जेठ शुक्ला पंचमी के दिन। तो उस दिन इस विद्यालय की स्थापना की तारीख तय हो गई। तो काफी बड़े बड़े लोग आए पूरे देश से और इस विद्यालय की स्थापना हुई। अब स्थापना तो हो गई, छात्र कहाँ से आए? वर्णी जी ने कहा कि छात्र भी चाहिए। अब वर्णी जी फिर छात्रों को ढूंढने के लिए निकले। तो शुरू में 5 छात्रों को लेके आए, और भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जिस व्यक्ति ने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की हो, वही व्यक्ति उसका सबसे पहला विद्यार्थी हो। वर्णी जी सबसे पहले विद्यार्थी बने, 4 विद्यार्थी और लाए, 5 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, और सनई सनई होता रहा। काफी विद्यार्थी आने शुरू हो गए, पूरे देश में इसका नाम हो गया। और एक समय ऐसा आया कि ये उत्तर प्रदेश के या भारत के अच्छे संस्कृत महाविद्यालयों में, उस शुरू में पाठशाला थी, 4-5 साल बाद वो विद्यालय का उसने रूप ले लिया, और पूरे भारत के सबसे अच्छे विद्यालयों में गिना जाने लगा। दूर दूर के जितने भी गोल्ड मेडल होते थे, और ये नहीं कि जैन दर्शन में, ये नहीं कि संस्कृत में ही, प्राकृत में अंतः प्रतियोगिताएं होती थी। यहाँ पे काशी में परंपरा थी, शास्त्रार्थ की परंपरा, शास्त्रार्थ की परंपरा में विजयी होंगे तो शायद जैन विद्यालय के नाम से ज्यादा फेमस था। जैन विद्यालय के छात्र पहुंच गए तो वो विजयी होंगे। कबड्डी की प्रतियोगिता होती थी, कबड्डी की प्रतियोगिता में, बनारस में पहलवानी बहुत ज्यादा चलती है, पहलवानी में भी, क्रिकेट में भी, जो भी प्रतियोगिताएं होती थी कि कहाँ की टीम आई है, जैन विद्यालय की, जैन विद्यालय की टीम आई है तो गोल्ड मेडल या सीरीज यही लेके जाएगी, ऐसा मतलब एक टाइम पे हो गया था। उसके बाद सन 1913 में गणेश प्रसाद वर्णी जी गया में गए। गया में उनको एक नवयुवक एक कपड़े की दुकान पे नौकरी करता हुआ मिला, उसका नाम था भूरामल। तो उन्होंने कहा, अरे तुम क्या की दुकान पे नौकरी कर रहा हूँ, वैसे मुझे पढ़ना तो है, तो चलो तुम मेरे साथ बनारस चलो। तो पंडित भूरामल जी बहुत स्वाभिमानी थे, उन्होंने कहा देखो मैं फ्री की चीजों को तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पर फिर भी मैं मुझे अध्ययन करना है तो मैं बनारस चलता हूँ। तो भूरामल जी बनारस आए, बनारस में अध्ययन किया, और उनकी विशेषता थी वो दोपहर 12 बजे तक गंगा के घाट पर गमछा बेचते थे। उससे जो पैसा आता था उस पैसे से वो अपना अध्ययन करते थे, और वही भूरामल शास्त्री हुए। भूरामल शास्त्री ने जयोदय, वीरोदय जैसे महाकाव्य लिखे, और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के रूप में उन्होंने, ज्ञान सागर जी के रूप में उन्होंने दीक्षा ली, और उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी हुए। मेरी आचार्य विद्यासागर महाराज जी से चर्चा हुई। आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहा करते थे कि अगर स्यादवाद विद्यालय ना होता तो मैं भी ना होता, क्योंकि स्यादवाद महाविद्यालय ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को दिया, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मुझे दिया, और मेरे ये पूरे भारत में जो आप शिष्य परंपरा देख रहे हैं, जो जिन धर्म का पताका फहरा रहे हैं, ये उस स्यादवाद महाविद्यालय की देन थी, ऐसा आचार्य श्री भी कहते थे। और बहुत विद्वान, चाहे माणिक चंद कोंदे, एक विद्वान थे माणिक चंद कोंदे, उनको बताते हैं 70,000 श्लोक याद थे, और जब भदैनी घाट पर वो शास्त्रार्थ के लिए बैठते थे माणिक चंद कोंदे, तो अच्छे अच्छे काशी के पंडित, वैदिक पंडित उनके सामने दांतों तला उंगली दबा लिया करते थे, क्योंकि भदैनी घाट शास्त्रार्थ के लिए बहुत ही फेमस था। खूबचंद शास्त्री थे, देवकी नंदन जी थे, चैन सुखदास जी थे, बंशीधर जी, मक्खन लाल जी, सुमेर चंद दिवाकर जी, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी। कैलाश चंद जी तो इस विद्यालय के प्राण माने जाते हैं, और पंडित कैलाश चंद शास्त्री जी का हमें जैसे इतिहास मिलता है, वो खुद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं थे, केवल ग्रेजुएट शास्त्री उन्होंने किया है, लेकिन स्यादवाद महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था। उस स्यादवाद महाविद्यालय में पंडित कैलाश चंद जी प्राचार्य के रूप में स्थापित हुए, पहले अध्यापक थे फिर प्राचार्य हुए। वो आचार्य नहीं थे, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं किया था, आचार्य हो गए थे, ऐसे पंडित ये थे कैलाश चंद जी, और लगभग 40 वर्षों तक यहाँ पे प्राचार्य रहे। जो कैलाश चंद जी का जो युग था
वो इस विद्यालय का सबसे स्वर्णिम युग माना जाता है। जो आज जितने भी जैन दर्शन के विद्वान आप देख रहे हैं, चाहे पंडित फूलचंद प्रेमी, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, प्रोफेसर शीतल चंद जी जो कि सांगानेर में एक श्रवण संस्कृति संस्थान को चलाते हैं, राजा राम जी जिनको 2014-24 में अभी इस वर्ष पद्मश्री की उपाधि मिली है, डॉक्टर श्रेयांश जी, जय कुमार जी, प्रेम सुमन जी, ये सब पंडित कैलाश चंद जी के शिष्य हैं, इसी विद्यालय की देन है। और ये विद्यालय चलता रहा लगभग समझो 35 के बाद, जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, तो 42 में 1942 में हुआ ये कि पूरे भारत में इसको आंदोलन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मिशन चलाया। और काशी में दो केंद्र माने जाते थे मुख्य रूप से, एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दूसरा केंद्र था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को उस टाइम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नहीं था, काशी विद्यापीठ उसका नाम था। काशी विद्यापीठ को उस समय गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया, बिल्कुल खाली करा दिया, काशी विद्यापीठ बंद हो चुकी थी। और महात्मा ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम कहेंगे, वो भी उसके सारे छात्रावास खाली करा दिए गए थे, सब क्लासेस, सब बच्चों को घर पे भेज दिया गया था। अब यहाँ के विद्यार्थियों को पता चला, क्योंकि कुछ विद्यार्थी बीएचयू में भी पढ़ते थे, विद्यार्थियों को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो अब कैसे हो। तो सियादवाद महाविद्यालय क्या है, गंगा के किनारे है और गली में अंदर है। यहाँ के विद्यार्थियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हम इसके लिए काम करेंगे। और सियादवाद महाविद्यालय के विद्यार्थी तैयार हुए और उन्होंने यहाँ पे, वो क्या करते थे उस समय, एक पत्रिका निकलती थी, न्यूज़पेपर निकलता था, रणभेरी नाम का एक पत्रिका, वो भी बैन कर दी थी विद्यार्थियों ने कहा। और सारी जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस थी, वो प्रिंटिंग प्रेस भी पूरे बनारस और पूर्वांचल में सब बैन हो गई थी। ये ठंडा हो गया था, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने कहा कि हम इस काम को करेंगे। तो यहाँ पे एक अंधेरे वाला कमरा था, उस कमरे में मुल्तानी मिट्टी से वो छापते थे, 250 प्रति, ऐसा बताते हैं। मेरी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनसे मेरी बात हुई थी कि 250 प्रति डेली छापते थे। और उन 250 प्रति को ले जाकर रात को पिक्चर हॉल में ले जाते थे और चौराहों पर, घर घर में जाके उससे जागृत करते थे। और बताते हैं कि उस समय यदि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को पूर्वांचल में खड़ा किया है, तो वो सियादवाद महाविद्यालय के जैन छात्रों ने किया है। उनमें गुलाब चंद जी थे, अमृतलाल जी थे, घनश्याम दास जी थे, हीरालाल जी थे, हरीश चंद जी थे अधिष्ठाता, खुशाल चंद जी गोरावाला। खुशाल चंद जी गोरावाला का जो बताते हैं कि जब खुशाल चंद जी गोरावालों को यहाँ पर छापा पड़ा, और छापा पड़ने के बाद कि गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पे काफी असलाह है और ये चीजें हैं, तो यहाँ पे छापा पड़ा। तो इधर आगे की रोड की तरफ से छापे गिरने के लिए आए, तो यहाँ के छात्रों को पता चल गया। वो तुरंत जितने भी असलाह वगैरह था, कुर्ता धोती पहनते थे उस टाइम पे, वो असलाह बांधा और गंगा जी में कूद गए, क्योंकि गंगा के किनारे है, गंगा जी में कूद गए, वो आए, वापस चले गए। और फिर पास में एक मंदिर है, छेदीलाल दिगंबर जैन मंदिर, वहां पर पता चला कि वहां पर असला है। तो छात्रों ने क्या किया कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के पीछे माउजर छुपा दिए। वो आके देखे कि भाई मंदिर में भगवान के पीछे तो कुछ नहीं होगा, वो देख के चले गए। एक बार छापा पड़ा, बताते हैं कि जब ग्रंथों को खोला गया, तो ग्रंथों के बीच में हमारे यहाँ के छात्रों ने एक वो बनाया हुआ था, जैसे पिस्टल रखने के लिए, एक उसमें अंदर रख देते थे ग्रंथ के अंदर, वो पता नहीं चलता था। लेकिन उनको कहीं से खबर मिली, जासूस थे उनके गवर्नमेंट के, उन्होंने पकड़ा। फिर इनको खुशाल चंद जी गोरावालों को जेल हुई, लगभग 15 विद्यार्थियों को कुछ गदोलिया पे पर्चे चिपकाते हुए, पर्चे बांटते हुए पकड़े गए थे, 15 विद्यार्थियों को जेल हुई। और ये बताते हैं कि जब उनसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति गए, तो एक विद्यार्थी के कंधे पे यहाँ पर सारे में आलपिन गाड़े हुए थे, और वो गर्दन नहीं हिला सकते थे। ऐसी ऐसी यातनाएं हमारे जैन छात्रों को दी हैं। खुशाल चंद जी गोरावालों के लिए लिखा मिलता है कि गोरावालों को चर्म रोग हो गया, तो उस समय नियम था, किसी को कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको दया दिखा के उसको छोड़ दिया जाता था, ऐसा वहां पे जेल का नियम था। तो बात हुई कि आपको छोड़ दिया जाए, आप बीमार हो गए हैं, बिल्कुल असक्त हो गए हैं। उनको नहीं, मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट की दया नहीं चाहिए, मुझे दया पे नहीं जीना है, मैं देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे दया नहीं चाहिए। फिर टाइम पूरा हुआ, उनकी सजा पूरी हुई, वो छूटे। ऐसे बहुत कुछ। एक विद्यार्थी थे जिनका जो अंडरग्राउंड हो गए थे, उनको कहीं पे वो मिले नहीं थे, उनके लिए कहा गया कि वो तो अमर शहीद हो गए, उनको गोली लग गई, गोली। फिर बीएचयू में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा भी हो गई। फिर
लगभग 1 साल बाद वो बाहर निकल के आए जब देश आजाद हो गया। ऐसे बहुत ही, और गांधी जी यहाँ पर आए हैं, गांधी जी का लिखा हुआ एक पत्र भी आज यहाँ पर है। गांधी जी ने लिखा है, इस संस्था की मुलाकात लेने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी उम्मीद है कि इस संस्था के विद्यार्थी ऐसे कर्मनिष्ठ होंगे जिनसे समस्त हिंद को फायदा होगा, ऐसा गांधी जी। और बताते हैं सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि ये हमारे यहाँ की छत बहुत बड़ी थी, उस छत पे ही सभा हो सकती थी, और गंगा के किनारे जिसका किसी को पता नहीं चले, तो ऐसी छत्र हमारे यहाँ पे ही थी। तो बताते हैं गोपनीय रूप से सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर आए थे, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे सभा की थी, और गांधी जी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, विनोबा भावे काफी आते रहते थे, मदन मोहन मालवीय जी आते थे, राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को एक बार गवर्नमेंट का छापा पड़ा, राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी बीएचयू में कुलपति थे, उनको पता चल गया, तो राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी उन गवर्नमेंट पुलिस से पहले आ गए और सियादवाद विद्यालय के गेट पे खड़े हो गए, दोनों हाथ, छोटा सा गेट था, दोनों हाथ लगा के। इतने में उनको बातों में लगाया, पुलिस को बातों में लगाया, इतने छात्र यहाँ से गंगा के में कूद के चले गए। ऐसे सबने सुरक्षा की है। बड़े बड़े कवि यहाँ पर आते थे, जयशंकर प्रसाद जी का मिलता है, जयशंकर प्रसाद जी आते थे, और जितने भी यहाँ, और आप भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित जितने भी ग्रंथ देखेंगे वो सब ग्रंथ सियादवाद विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थियों द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। पांडुलिपियों पे बहुत काम यहाँ के छात्रों ने किया है, पांडुलिपियों का पुरानी लिपि से आधुनिक लिपि में अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद, ये कार्य बहुत किया है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य का आप काफी संपादित ग्रंथ देखते होंगे, कैलाश चंद जी के देखते होंगे, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के देखते होंगे, जितने भी विद्वानों ने काम किया है। और बहुत वही विद्वान, जो विद्वान उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में थे, वही विद्वान जैन धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया। और जैन धर्म के विद्यार्थी कहा करते थे, धर्म की रक्षा के लिए हम एक हाथ में शास्त्र लेंगे तो राष्ट्र की रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र भी हमें लेना पड़ेगा, और उस शस्त्र को लेकर ही हमारे देश को उन्होंने आजादी दिलाई है, और जिन धर्म के लिए भी काफी कार्य किए हैं। ये चलता रहा विद्यालय। 80 का दशक आया, 80 के दशक में कुछ एक परिवर्तन आया। उस परिवर्तन में ये हुआ कि संस्कृत पढ़ने से क्या फायदा, तो थोड़ा सा समाज की उदासीनता भी रही, और संस्कृत के प्रति लोगों का जो एक झुकाव था वो भी कम हुआ, क्योंकि ऐसी सरकारें आई, उन्होंने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया, और सबके दिमाग में ये आया कि संस्कृत पढ़ने से कुछ नहीं होता है, संस्कृति की सेवा करने से क्या है, आधुनिक शिक्षा की तरफ को जाइए। तो आधुनिक शिक्षा की तरफ को जब मुड़े तो यहाँ पर विद्यार्थी आने कम हो गए, और समाज भी थोड़ा सा उदासीन हो गया। 2014 में मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास गया। उनको जैसे ही पता चला कि आकाश वहां से आया है, बनारस से आया है, और सियादवाद महाविद्यालय में पढ़ा है, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि आचार्य श्री मेरे से ऐसे बात करेंगे, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही कहते हैं अनंत भवों के पाप कर्म कट जाते थे। और उनसे चर्चा होना, उन्होंने अलग से कक्ष में बुलाया, मेरे से पूछा कि भी सियादवाद में महाविद्यालय में पढ़े हो आप? मैंने कहा आचार्य श्री सियादवाद महाविद्यालय में पढ़ा हूँ, दो विकास हिंदू विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो सियादवाद महाविद्यालय को ही संभालना है। मैंने कहा आचार्य श्री वहां तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं कैसे संभालूं इस विद्यालय को, काफी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम करो काम को। आज मैंने कहा आचार्य श्री वहां पर हमारे पास तो अर्थ की भी, पैसे की भी कमी है, समाज पंच कल्याणकों में, मंदिर निर्माण में, इनमें तो दान देती है, शिक्षा के लिए दान नहीं देती। उनको नहीं नहीं, तुम काम करोगे, समाज के सामने रिजल्ट आएगा तो सब कुछ होगा। फिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम उसमें लगे, और स्थिति ये थी कि मैंने सब प्लानिंग बनी कि क्या किया जाए। मैंने सबसे पहले अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी का स्टेटस इसको लेने के लिए काम किया, और स्थिति ये थी कि मैं माइनॉरिटी के स्टेटस के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जाता था, दिल्ली में जाता था दिल्ली, और यहाँ पर सबको बताता था कि मैं सागर जा रहा हूँ, एमपी में जा रहा हूँ, कहीं पे पूर्व की तरफ जाना है तो पश्चिम में बताता था, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो जो विद्यालय पे को अपने हाथ में लेना चाहते थे जो लोग, वो करने नहीं देते। सबसे पहले हमने माइनॉरिटी किया, और माइनॉरिटी करने के बाद यहाँ की स्थिति को हमारे हाथ में आने लगी कुछ स्थिति। फिर इसका जीर्णोद्धार का काम शुरू किया, विद्यालय का आचार्य श्री के आशीर्वाद से जीर्णोद्धार का काम हुआ, बहुत सारे काम हुए। यहाँ पे सारे पद खाली पड़े थे, कुछ पद भी भरे यहाँ पे। और आप ये समझ लीजिए कि लगभग मैंने आचार्य श्री के आशीर्वाद से 18 केस लड़े हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 3 केस सुप्रीम कोर्ट में
और 15 केस हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सारे केस हम जीते हैं। और एक बार तो स्थिति ये थी कि मैं आचार्य श्री के पास गया, आचार्य श्री ने कहा क्या चल रहा है विद्यालय का? मैंने कहा आचार्य श्री एक हाई कोर्ट में केस है और उससे बहुत परेशानी हो रही है, हमें डर हो रहा है कि अगर वो केस हम हार जाते हैं तो ये विद्यालय खत्म हो जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। आचार्य श्री ने कहा नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक होगा। एक हाथ से नहीं, मेरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। मेरी आंखों में आंसू आ गए वहां बैठे बैठे, क्योंकि लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा विद्यालय का। आचार्य श्री ने कहा नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, सब ठीक होगा। उनके आशीर्वाद का अतिशय देखिए कि मैं आचार्य श्री के पास से जैसे ही बनारस आया, अगले दिन मेरे पास हमारे हाई कोर्ट के वकील का फोन आता है कि आकाश जी हम ये केस को जीत गए हैं, केवल आचार्य श्री के आशीर्वाद से, जिसका हमें ये लग रहा था। और वो केस जीतने के बाद फिर इसकी प्रगति शुरू हुई है। और यहाँ पे अध्ययन के छात्रावास भी यहाँ पे है। छात्रावास में हम जैन छात्रों को रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क प्रदान करते हैं। और ये भी नहीं है कि प्राचीन शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के लिए यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, कंप्यूटर भी हम बच्चों को सिखाते हैं। कंप्यूटर के जो जो भी प्रोग्राम्स हैं, टेली वगैरह या ये सब, अभी तो हमने प्लानिंग की है कि इस बार जो नए छात्र आएंगे, क्योंकि अभी एक मीटिंग थी गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट ने कहा स्किल डेवलपमेंट के लिए आप काम करो और बच्चों के लिए छात्रों को सिखाओ ये भरना, जीएसटी भरना। सबसे अच्छा है जीएसटी भरना। यदि बच्चों को सिखा दोगे तो एक बच्चा अगर कहीं उसे नौकरी भी नहीं मिलेगी, रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, 100 दुकानदारों को लेगा, 100 दुकानदारों की जीएसटी भरता रहे, जीएसटी के बिल बनाएगा, उससे वो अपनी आजीविका चला लेगा। लेकिन इस विद्यालय की एक विशेषता है, जो विद्यार्थी 5 साल यहाँ इस कैंपस में, क्योंकि ये जो भूमि है ये सुपार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि है, और केवल ज्ञान भूमि होने के साथ साथ होने के कारण इसके पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो विद्यार्थी 5 साल यहाँ पे रह के पढ़ लेता है, गारंटी से वो जहां भी जिस मंच पे जाता है तो जिन धर्म का या अपनी शिक्षा का, अपनी विद्या का पताका फहराता है यहाँ का विद्यार्थी। और अधिकतर विद्यार्थियों को गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ आसानी से मिल जाती है। लगभग 100 से ऊपर यहाँ के पूर्व पढ़े हुए स्नातक अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हो गए, विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। यहाँ पे पहले आयुर्वेद से भी होता था, आयुर्वेद के अधिकारी भी बने, आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी बने हैं। और लगभग 15 विद्यार्थियों को, यहाँ के पूर्व स्नातकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका, तो प्राकृत और संस्कृत के में विशेष योगदान के लिए। जैसे कि मैंने बताया प्रोफेसर राजा राम जी हैं, राजा राम जी को इस बार भारतीय साहित्य में योगदान के लिए, पांडुलिपि के लिए उनको पद्मश्री की उपाधि मिली है। तो ऐसे ही यहाँ के विद्यार्थी जो यहाँ पर पढ़ लेता है वो बहुत अच्छा विद्वान हो जाता है। और हमारे यहाँ पे जैन दर्शन से करना चाहो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन जैन दर्शन से पढ़ सकते हैं, संस्कृत व्याकरण से कर सकते हैं, संस्कृत साहित्य से कर सकते हैं, दर्शन से कर सकते हैं, न्याय से कर सकते हैं, ज्योतिष से कर सकते हैं, न्याय ज्योतिष, इन विषयों से और भी विषय हैं। और ग्रेजुएशन में अभी गवर्नमेंट ने जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके अंतर्गत तो काफी विषयों को गवर्नमेंट जोड़ रही है। आधुनिक जैसे होते हैं आर्ट साइड की, जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, वो संस्कृत लेना यहाँ जरूरी होता है। हम यहाँ पे 10वीं क्लास के बाद 11वीं क्लास से, 11वीं क्लास से हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उन्हें बच्चों को सब चीजें सिखाते हैं। और कुश्ती है, कबड्डी है, खेल कूद, इन चीज में भी आज क्या हो रहा है, बच्चे घर में हैं, घर में बैठे रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। यहाँ पे कोई बच्चों के लिए मोबाइल छात्रों के लिए अलाउ नहीं है। एक सप्ताह में एक दिन के लिए, छुट्टी वाले दिन 2 घंटे के लिए छात्रों को मोबाइल मिलेगा, ये हमारे यहाँ का नियम है। और वैसे इंटरनेट वगैरह सब है, 5G इंटरनेट से पूरा कैंपस है। बच्चों को कुछ काम करना है तो कंप्यूटर रूम में जाइए और कंप्यूटर रूम में जाके अपना काम कीजिए। और इतना भी नहीं है कि बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं, कुछ बाहर घूमने के लिए, स्विमिंग के लिए भी बच्चों को, एक छात्र है जैसे वो डांसिंग में अच्छा था, वो डांसिंग के लिए जाता है। जिसकी जो आंतरिक प्रतिभा है उस प्रतिभा को भी हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। और लगभग अभी यहाँ पे विद्यार्थी तो कम ही है, 15-20 विद्यार्थी छात्रावास में हैं और 72 विद्यार्थी विद्यालय में हैं। और हम चाहते हैं कि जैन समाज आगे आए। आज आप ये समझ लीजिए, इन मंदिरों को बनाने का कोई फायदा नहीं है यदि आप मंदिर के साथ साथ जिन धर्म की पूजा करने वाले तैयार नहीं करेंगे। और जिन धर्म की पूजा करने वाले यदि तैयार हो सकते हैं तो सियादवाद महाविद्यालय जैसी संस्था में ही तैयार हो सकते हैं। और आपको मैं बताता हूँ, आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचार न्यूज में देखते हैं कि कोटा में इतने बच्चों ने आज सुसाइड की, इतने बच्चों ने
आज सोसाइटी की, लेकिन संस्कृत पढ़ने का प्रभाव ये होता है, संस्कृत पढ़ने वाले एक भी बच्चे ने आज तक कोई सुसाइड नहीं की है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से उसकी विल पावर भी बढ़ती है। किसी की जबान तुतलाती है, वो संस्कृत का उच्चारण करने लगे, उसकी जो उसका तुतलानापन, उसका हकलानापन बंद हो जाएगा। ये संस्कृत पढ़ने का प्रभाव है, और ये तो पराविद्या है। इस जन्म में तो इसका फल मिलेगा ही, अगले आने वाले जन्म जन्मांतर तक भी इस विद्या को पढ़ने का फल मिलेगा। इसलिए मैं पूरी समाज से निवेदन करना चाहूंगा, समाज को मैं ये कहना चाहूंगा कि सियादवाद महाविद्यालय जैसे विद्यालयों को पुनर्जीवित करना चाहिए, और वहां पर अपने छात्रों को भेजना चाहिए। सबको बिजनेस कराना है, सर्विस के लिए तो नहीं। अगर आपको बिजनेस भी अपने बच्चों को कराना है तो कम से कम 5 साल संस्कृत, प्राकृत और जैन दर्शन की शिक्षा दिलाइए, ताकि गांव जो खाली हो रहे हैं, आपने यदि अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा तो आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा वापस नहीं आएगा, और यदि आपने सियादवाद महाविद्यालय में भेजा तो वो बच्चा आपके आसपास ही रहेगा, माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करेगा, माता पिता की सेवा के साथ साथ जिन धर्म की सेवा करेगा, और उसकी कीर्ति, अगर मैं अपने को लूं, मैं अगर सियादवाद महाविद्यालय में ना होता तो मैं कहाँ होता, कौन मुझे जानता। वो केवल केवल सियादवाद महाविद्यालय में जो मैंने जैन दर्शन पढ़ा है, संस्कृत पढ़ी है, प्राकृत पढ़ी है, उस पढ़ने के कारण आज मुझे पूरे देश में जाना जाता है। तो इसलिए संस्कृत पढ़नी है, प्राकृत पढ़नी है अपनी। आप समझिए कि जिस समय हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे होंगे, कैसे वो ग्रंथ लिखे होंगे, जंगल में रहते थे, पत्ते के ऊपर ग्रंथ लिखते थे, अपनी गोचरी के लिए, आहारचर्या के लिए साधु चले गए, इधर तूफान आ गया, बारिश आ गई, वो पत्ते उड़ गए, फिर कैसे उनको इकट्ठे करते होंगे, इकट्ठे करके फिर उनको हमें कैसी विद्या देके गए। जैन शास्त्रों में कौन सी ऐसी विद्या है जो नहीं है। इतिहास देखो, इतिहास मिलेगा, ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी मिलेगी, आप साइंस के जितने भी, चाहे बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जो साइंस के वो देखोगे वो मिलेंगे। ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसी ऐसी मैंने पांडुलिपियां देखी हैं जिनमें शल्य चिकित्सा के लिए दिया गया है, आपको ऑपरेशन कैसा करना है, वो जैन आचार्यों के हैं। एक से एक जैन आचार्यों के आयुर्वेद के ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथों को तो उनका मंगलाचरण बदल दिया गया है, पांडुलिपियों का कोई देखने वाला नहीं था, और वो दूसरे के नाम से छाप दी गई। तो ऐसी अपनी विद्या को, अपनी संस्कृति को यदि बचाना है तो हमें अपने बच्चों को जैन दर्शन के लिए सियादवाद महाविद्यालय में भेज के, संस्कृत के लिए सियादवाद महाविद्यालय में भेज के उनको संस्कारित करना पड़ेगा। यदि संस्कृत बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, और यदि संस्कृत नहीं बचेगी तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। इसलिए संस्कृत पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और जितने भी ग्रंथ हैं, अभी बहुत पांडुलिपियां ऐसी पड़ी हैं जिन पांडुलिपियों के अनुवाद नहीं हुए हैं, जिन पांडुलिपियों का संपादन नहीं हुआ है। कौन करेगा उनका संपादन? हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिख कर गए हैं, ऐसी ऐसी उसमें विद्याएं हैं। उन ग्रंथों को, उन विद्याओं को प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। और हम तो अपने बच्चों को इंग्लिश में भी अच्छा कर रहे हैं। वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटियों में जहां जैन दर्शन की चेयर शुरू हुई है, जैन दर्शन के डिपार्टमेंट शुरू हुए हैं, उनको जैन दर्शन पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो वहां की लोकल लैंग्वेज वाले लोगों को और फिलोसफी के लोगों को ले रहे हैं, दर्शन के लोगों को। तो वो सर्व दर्शन के हैं, वो जैन दर्शन के नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कि जैन दर्शन के लोग, जिन धर्म का प्रचार और भी अच्छा करना है, यहाँ के विद्यार्थियों ने तो किया ही है, यहाँ के विद्यार्थियों ने तो इसका प्रचार प्रसार किया ही है, लेकिन पुनः उसको उत्थान के लिए, पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए हमें सियादवाद महाविद्यालय जैसी संस्थाओं में, कहीं भी संस्था, और मैं तो श्वेतांबर समाज से कहना चाहूंगा, जो पूज्य यशो विजय सूरी जी क्योंकि यहाँ पर आए हैं, यहाँ की एक एक धूली में उनके कण होंगे, यहाँ की जो मिट्टी है, और उनका जो विद्यालय चलता था है, उस विद्यालय को भी पुनर्जीवित करना चाहिए। और या यहाँ पे एक छात्रावास बनाना चाहिए जिसमें आपकी अंजन शलाखा के लिए तैयार हों, यहाँ पे छात्र तैयार हों, और यहाँ पे विद्वान तैयार हों। गांव में, राजस्थान के गांव में जाइए, गुजरात के गांव में जाइए, ऐसे ऐसे छात्र मिलेंगे जिनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं, वो पढ़ना चाहते हैं। अपने जैन छात्रों को लाइए, उस छात्रावास में रखिए, और सियादवाद महाविद्यालय में जो अपना छात्रावास है
उस छात्रावास में भी रह सकते हैं, विद्यालय में हम पढ़ाएंगे। और किसी छात्र के लिए, चाहे जैन हो अजैन हो, कोई भी छात्र हो, विद्यालय में किसी के लिए नहीं है। लेकिन छात्रावास में हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम केवल छात्रावास में जैन छात्रों को ही प्रवेश देते हैं, क्योंकि वहाँ नियम कानून जो सूर्यास्त से पहले भोजन करना है, ये है, ये सारी चीजें, सुबह को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन का भी नियम है, तो इसलिए जैन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश देते हैं। वैसे विद्यालय में कोई भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है। काशी में ऐसे विद्वान कम ही मिलेंगे जैसे हमारे पास न्याय और आवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर विद्यार्थियों को भेजें और आर्थिक सहयोग भी ऐसी संस्था में करें। हम अभी स्मार्ट क्लास की प्लानिंग कर रहे हैं, शायद इस जुलाई से हम स्मार्ट क्लास को भी चालू करें, क्योंकि आज हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी स्मार्ट क्लास में पढ़ें। वो सारा सिस्टम हम बना रहे हैं और यहाँ के विद्यार्थियों का बहुत अच्छा योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में। मैं इसी के साथ साथ अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें निश्चित ही ऐसे विद्यालय को, ऐसे छात्रों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। आपके इतने रोचक उद्बोधन के हेतु आपने शारदात महाविद्यालय का इतिहास बताया, उस विद्यालय के खुलने की जो सच्ची घटना हम सबके समक्ष रखी, उस सब के लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ सर। दर्शकों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके समक्ष प्रश्न रखना चाहती हूँ सर। एक्चुअली सर, जैन दर्शन के किन सिद्धांतों ने महाविद्यालय के छात्रों को स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए प्रेरित किया था? जैन दर्शन के किन सिद्धांतों ने? देखिए, यस। मूल मूल सिद्धांत आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ग्रंथों में ऐसा आता है, यदि एक सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ, स्वतंत्रता संग्राम अथवा देश के लिए लड़ता हुआ वो शहीद हो जाता है, वीर शहीद हो जाता है, तो उस लिए हमारे यहाँ सूतक नहीं लगता है। जैन परंपरा में केवल पूरे विश्व में जैन परंपरा ही ऐसी परंपरा है जिसमें यदि कोई सैनिक जैन होता है और वो वीर गति को प्राप्त होता है, तो जैन ग्रंथों के अनुसार उसके घर पे सूतक नहीं लगता है। ऐसी ऐसी हमारे ग्रंथों में इन्हीं चीजों ने प्रेरित किया है। और जैनों की जो जीवन शैली है, वो कोई जैन धर्म जैनों का नहीं है, वो तो जन जन का धर्म है। और इसकी जीवन शैली ही राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि इसकी जीवन शैली बताता है। इसलिए हमारे छात्रों को राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए प्रेरित किया होगा। तो सर, उस समय छात्रों की दिनचर्या क्या हुआ करती थी? लाइक वो कैसे मैनेज करते थे? कितना टाइम स्टडी में, कितना टाइम स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों को दिया करते थे? एक्चुअली क्या होता था कि उस समय शिक्षा की स्थिति तो ये हो गई थी, उस समय शिक्षा इतनी जरूरी नहीं थी, देश को स्वतंत्र बनाना जरूरी था। छात्र कहते थे कि शिक्षा तो बाद में हो जाएगी, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बंद कर दिया गया था, छोटे छोटे गुरुकुल चल रहे थे, गुरुकुलों में वो पढ़ते थे, रात को ज्यादा काम करते थे। इसके लिए जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करते थे वो रात को टाइम देते थे। मैंने बताया था, रात को 10 बजे यहाँ से निकलते थे, पर्चे छापते थे, 10 बजे निकलते थे, गलियों में, पाठशालाओं में, जो गुरुकुल चलते थे उन गुरुकुलों में जाके मीटिंग करते थे, उनको समझाते थे। रात को अधिकतर काम किया करते थे ये, और दिन में पढ़ते थे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर। ऐसे हमारे आदर्श के पात्र हैं ये सब। तो ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन करना चाहेगा तो प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, अभी आपने इन्होंने सिद्धांत पूछा तो आपने मतलब ऐसा बताया कि भाई सूतक नहीं होता है जैन। जो अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है तो वो सिद्धांत जो होता है वो दर्शन का विषय है। जैसे स्याद्वाद अनेकांतवाद है, ये सब दर्शन का विषय है, वो सिद्धांत के अनुसार नहीं है। वो एक कुछ जैसे आचार अंग है हमारा, उसमें आचार के लिए बताया गया है, तो वो वहां वो सिद्धांत की चीजें नहीं होती है उसमें। अच्छा, नहीं सर, आपने किस प्रश्न के उत्तर में मतलब ये आपने कहा कि इन्होंने पूछा था कि किस सिद्धांत के कारण इनको स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया गया है, किस सिद्धांत ने प्रेरित किया होगा। अच्छा, जैनों को किस सिद्धांत ने प्रेरित किया कि भी आप देश की रक्षा में जुट जाओ, इस तरह से सर? हाँ, ऐसा ही शायद इनका प्रश्न था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा सर। सर, संस्कृत तो मैंने भी पढ़ी है सर, मैं पढ़ाती भी हूँ थोड़ा बहुत,
और पढ़ी भी है। जी जी जी। लेकिन सर अभी लेकिन मुझे तो पीएचडी करनी है, तो उस हिसाब से मतलब यहाँ पे घर बैठे करनी है। एक्चुअली क्या है, 2019 में 2009 में गवर्नमेंट का एक रूल आया था कि कोई भी घर बैठे पीएचडी नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले तो इसने गवर्नमेंट ने किया, यूजीसी का एक रूल था कि 6 महीने के लिए आपको कोर्स वर्क करना जरूरी है। होता हाँ क्या है सर, कि वो पीएचडी को एक डिग्री मान लिया गया, बस मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए। लेकिन जो असली शोध के कार्य होने चाहिए वो शोध के कार्य अब बंद हो गए। गवर्नमेंट चाहती है कि वो शोध के कार्य हों, इसलिए पीएचडी रेगुलर ही होती है। और रूल ये है कि 2 साल तो आपको रेगुलर रहना ही होगा वहां पे। कुछ ऑनलाइन प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, वो ऑनलाइन भी कराती हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में वहां पे जाना पड़ता है कभी कभी। सर वो कहाँ पे सर, तीर्थंकर? तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है, टीएमयू के नाम से प्रसिद्ध है। धन्यवाद सर। मैं इस चर्चा को यही विराम देना चाहूंगी। एक्चुअली शादवाद से सर्व सिद्धि है और शादवाद ना समझे तो सर्वनाश है। प्रत्येक समस्या का समाधान शादवाद से ही है, जो कि हमारा ये शादवाद महाविद्यालय है। तो हमारा जैन धर्म का एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है शादवाद। शादवाद से अपेक्षा से समझेंगे तो सब समझ आएगा, सब कुछ इजी है, और शादवाद नहीं समझेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए आप अमित जी आकाश जी से पर्सनल कॉल करके उससे समझिएगा। मैं निश्चित रूप से कहती हूँ आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। एक्चुअली सर आपसे एक और क्वेश्चन था, क्या इस यूनिवर्सिटी का किसी अदर जी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है क्या? एक्चुअली चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन आया था। हाँ, ये शादवाद महाविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं है, ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड महाविद्यालय है। ओके पीजी ओके कॉलेज सर। है ये, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ओके ओके सर। लेकिन वहां के रिकॉर्ड में ये कहीं पे नहीं मिलता है कि इसका एफिलिएशन कब हुआ। वहां के रिकॉर्ड में कभी नहीं है, क्योंकि संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से पहले उसका नाम वाराणसी विश्वविद्यालय था, उससे पहले क्वींस कॉलेज था। तो वहां के रिकॉर्ड में कहीं पे नहीं है। अभी हमें प्रमाण पत्र की जरूरत थी जब हमने माइनॉरिटी कराया, तो फिर कोई प्रमाण पत्र ना हमारी फाइल में मिला ना उनकी फाइल में मिला। बस उनको हमें लिख के दे दिया था कि इसकी अति प्राचीन मान्यता है। ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ऐसा हमें मार्मिक उद्बोधन, एक नई नई जानकारियां प्रदान हुई। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा, नई जानकारियां मिली, हमारा ज्ञान का उद्बोधन हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आभार की कड़ी में मैं जैन फाउंडेशन को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतने सुंदर और व्यवस्थित रूप से इस टॉक शो का आयोजन किया। तथा मैं सभी दर्शकों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने निसंकोच होकर अपने प्रश्नों को रखा तथा निसंकोच होकर एक आत्मीयता के साथ अपने सवालों को रखा, समाधान प्राप्त किया। मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा जैन फाउंडेशन का एक यूट्यूब चैनल है, जिस पर 2-3 दिन के बाद ये वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को धर्म का जो हमारी न्यू अपडेट्स हैं जैन टॉक्स से रिलेटेड वो प्राप्त हो सके, जैन धर्म की प्रभावना हो सके, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को अपना ज्ञान बांट सकें तथा इस जैन टॉक्स के फाउंडेशन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच।